किया हुआ है। अब मुझसे रिकॉर्डिंग लेना, जो क्लासेस मिस की हैं, और काम करके सेंड कर देना। टुडे इज 10 फरवरी, और हम लोगों ने फ्रिक्शन का फॉर्मूला कर लिया था। एफ इज इक्वल टू म्यू आर। मैंने आपको इंक्लाइंड प्लेन के कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं वो भी बता दिए थे। where F is the frictional force, mu is the coefficient of friction, R is the normal reaction force। किसी भी पर्टिकुलर सरफेस के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमेशा सेम रहता है। यस, इट्स कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होता फॉर एनी पर्टिकुलर सरफेस। आखिरी क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था। वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8, जिसके लिए ये डायग्राम दी हुई है, जिसको मैं पहले क्वेश्चन 7 की डायग्राम समझ रहा था। दिस डायग्राम इज फॉर क्वेश्चन नंबर 8। एक फोर्स लग रही है इसके ऊपर 13 न्यूटन की। इट्स अ रिंग, और रिंग का मास है 1.1 किलोग्राम। अगर रिंग का मास 1.1 किलोग्राम है तो उस मास की वजह से कौन सी फोर्स प्रोड्यूस होगी? किसी भी ऑब्जेक्ट के मास की वजह से कौन सी फोर्स लगती है उसके ऊपर? वेट। तो 1.1 किलोग्राम अगर मास है तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगी 1.1 जी। और कौन सी फोर्स लगेगी? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि अपवर्ड लगेगी। एंड बिकॉज इट इज अ रफ हॉरिजॉन्टल रॉड, अगर मैं इसको यूं करके खींच रहा हूं तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगी? क्या फ्रिक्शनल फोर्स यूं लगेगी? नहीं। अगर मैं रिंग को यूं खींच रहा हूं तो रिंग किधर मूव करेगी? इधर। सर ठीक है, बैकवर्ड। ये लिखा। यस, ये एक रॉड है, एक रॉड के ऊपर रिंग, अगर मैं रिंग को यूं खींच रहा हूँ इस फोर्स से तो रिंग इधर मूव करेगी। तो फ्रिक्शन किधर लगेगी? बैकवर्ड्स, जिसको हम एक्चुअली फॉरवर्ड कहते हैं, फॉरवर्ड फोर्स। ये फ्रिक्शन हो जाएगी 1.1 किलोग्राम। तो वेट 1.1 जी होगा, और जी की वैल्यू क्या यूज करेंगे? M1 के अंदर 10 यूज करेंगे। द रिंग इज इन इक्विलिब्रियम। पार्ट ए। इक्विलिब्रियम का वर्ड देखते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू जीरो, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। फाइंड द फ्रिक्शनल कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन दिस रिंग। फ्रिक्शनल कंपोनेंट का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है। तो क्या करूं? सबसे पहले कंपोनेंट्स बनाऊंगा। पूरे M1 में यही तो हो रहा होता है, कंपोनेंट्स बना रहे होते हैं। तो पहले अपवर्ड बनाऊं या पहले मतलब वर्टिकल कंपोनेंट बनाऊं या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाऊं? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल बनाओगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी? सर आर की मिलेगी। आर की मिल जाएगी। ठीक है, पहले वर्टिकल किया करो। अगर दोनों में ऑप्शन हो तो ऑलवेज गो फॉर वर्टिकल फर्स्ट, अनलेस वर्टिकल सॉल्व भी ना हो सके। तो अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट बना रहा हूं तो अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड। डाउनवर्ड वेट का कंपोनेंट भी होगा, डाउनवर्ड इसका भी कंपोनेंट होगा। ये एंगल दिया हुआ है अल्फा। तो बताओ इसका डाउनवर्ड कंपोनेंट क्या होगा? 13 कॉस अल्फा होगा या 13 साइन अल्फा होगा? साइन अल्फा। क्या कह रही है मनीष? साइन अल्फा। एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ लेते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कॉस लगता है और वर्टिकल कंपोनेंट पे साइन लगता है। एक चीज आगे और भी दी हुई थी क्वेश्चन में जो मैंने नहीं लिखी, और वो लिखा हुआ था tan अल्फा इज इक्वल टू 5/12। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज 13 आएगा। ठीक है, ये ट्राइंगल बना लिया करो, ये हेल्प करता है। R माइनस 1.1 जी का मतलब 11, जी में 10 पुट कर देंगे। साइन अल्फा कितना आएगा? ट्राइंगल पे लगाओ साइन अल्फा।
ऑपोजिट अपॉन आई हाइपोटेन्यूज। यहां से आर निकाल लीजिए। सर पार्ट टाइम में तो फ्रिक्शनल निकालना था, तो हम हॉरिजॉन्टल से सॉल्व करेंगे ना। लेकिन जब तक मुझे आर नहीं पता होगा मुझे एफ। हाँ, हॉरिजॉन्टल से भी हो जाएगा, सही कह रहे हैं। 16 न्यूटन आ जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल पे आ जाते हैं। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड फोर्स क्या होगी, 13 cos अल्फा इज इक्वल टू, और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं है ना, तो इज इक्वल टू 0। तो अब ट्राइंगल से cos अल्फा कितना आएगा, 12 अपॉन 13। तो यार 13 से 13 कैंसिल, तो फ्रिक्शनल फोर्स 12 आ जाएगी। तो ये हमारा पार्ट ए भी हो गया और पार्ट बी भी हो गया। ये पार्ट ए का आंसर है, ये पार्ट बी का आंसर है। पार्ट बी में जो है वो नॉर्मल कंपोनेंट निकालना था, वो नॉर्मल कंपोनेंट हमने पहले निकाल दिया। पार्ट सी, given that the equilibrium of the ring is limiting। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब है अभी भी इक्विलिब्रियम में ही है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए मैं किसका फॉर्मूला यूज करूं, एक ही फॉर्मूले में तो आता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एफ इज इक्वल टू म्यू। तो एफ में एफ डाल दो, म्यू में म्यू डाल दो, सॉरी म्यू तो निकालने, आर में आर डाल दो, तो म्यू आ जाएगा। ठीक है, 0.75 या फिर 3/4 दोनों लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन 9 पे आ जाइए। स्टार्ट क्वेश्चन 9। पढ़ लो जल्दी से क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन भी कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है सेटअप आपका, इज द सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम? यस, अगर ये इक्विलिब्रियम के अंदर है, पार्ट ए, given that the surface is smooth, find the value of P and the magnitude of the contact force acting on the block। सर contact फ्रिक्शन force, नहीं होगी ना। फ्रिक्शन नहीं होगी, स्मूथ है। कांटेक्ट फोर्स कौन सी फोर्स होती है, कांटेक्ट फोर्स किस फोर्स का नाम है? नहीं, वेट इज नॉट द कांटेक्ट फोर्स, वेट तो वेट ही होता है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स।
जो वेट के ऑपोजिट लग रही होती है। इसका मास कितना है? 20, तो वेट हो जाएगा 20 g। और ये आप लगा देंगे आर। तो सबसे पहले पार्ट पे वो आपसे टी की वैल्यू भी मांग रहा है, आर की वैल्यू भी मांग रहा है, तो ऑब्वियसली हम कंपोनेंट्स बनाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट से पहले किसी की वैल्यू मिल जाएगी? वैसे तो हमेशा वर्टिकल ही करना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट्स करते हैं तो उसमें आर भी आ जाएगा, टी भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स करते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में सिर्फ क्या आएगा? टी। तो टी की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। आप एमर फॉरवर्ड कंपोनेंट, फॉरवर्ड क्या होगा? 75, 75 cos 30 माइनस टी cos 60 इज इक्वल टू 0, क्योंकि और तो कोई है नहीं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो। कैलकुलेटर। कितना आ रहा है अरशद? सर 129.9 है। 129.9। अब वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कीजिए ताकि और मिल जाए। सुभान रहमानी बताइए वर्टिकल कंपोनेंट में कैसे ब्रेक होगा? 75 साइन 30 ठीक है। आर माइनस प्लस आर, और ये प्लस टी साइन 60 सही है। -20। -20 g। ठीक है, इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से टी में टी की वैल्यू पुट कर दो। 75 साइन 30 प्लस आर प्लस 129.9 साइन 60 -20 g इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और बताइए आर कितना आप कर सकते हैं। कितना आ रहा है और? किसी ने भी नहीं निकाला, कोई कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा? ओके। मुर्तजा आपका, सुभान, अरशद, 50 दुर्रे आमना। सर 50 133.69 आ रहा है मेरा तो। 133.69। मरियम का 150 आ रहा है, 350 आ रहा है, 159,
129। अब मैं क्या अपना कैलकुलेटर यूज करूं फिर निकाल के सब अलग अलग आंसर्स बता रहे हैं। मेक श्योर योर कैलकुलेटर्स आर इन डिग्री मोड। वो मेरा रेडियन में था, सॉरी। ओके, एक बच्चे ने तो बता दिया भाई उसका रेडियन में था इसलिए गलत आंसर आया। हालांकि कोई मुश्किल इक्वेशन भी नहीं है। सर मेरा मेरा 50 क्यों आ रहा है? 200 माइनस वन ट्वेंटी नाइन सर पॉइंट 50 आ रहा नाइन था। 50 आ रहे हैं ना? जी ओके, जी 50 आ रहा माइनस है। 5 साइन 30। मैंने पहली बात 50, ही मिस किया है। 50 न्यूटन। पता नहीं इतनी आसान सी इक्वेशन कैलकुलेटर में आप लोग गलत कैसे पुट कर रहे हैं। एनीवेज क्वेश्चन 10 पर आ जाइए एंड मार्क ऑल द फोर्सेस। सर इसका खुद 20 जी है ना? 20 जी का मतलब तो 200 होगा, जी में 10 पुट करेंगे। प्लीज मार्क ऑल द फोर्सेस, हरी अप। सर 9 पार्ट भी नहीं कर रहे। अच्छा, 9 का पार्ट बी भी है। ओके सॉरी, पहले 9 का पार्ट बी कर लेते हैं। इट इज गिवन इंस्टेड दैट द सरफेस इज रफ। क्योंकि सरफेस रफ है, अब और कौन सी फोर्स आ जाएगी? फ्रिक्शनल फोर्स। एंड दैट द block is on the point of slipping. The frictional force on the block has magnitude 25 Newton and acts towards A. तो लगा दीजिए 25 न्यूटन की फोर्स टुवर्ड्स A। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। अब मुझे पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। मुझे बताइए कोई कोई ऐसा कंपोनेंट या कोई ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा? वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि वर्टिकली तो कोई फोर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, तो आर आपका वही रहेगा। आर कितना रहेगा? आर कितना था? नहीं, आर तो 50, बल्कि आर दोबारा से करना पड़ेगा सारा। पार्ट बी, भाई आर तो मैंने टी लेके निकाला था। अब इस फोर्स की वजह से टी चेंज होगा या नहीं? हॉरिजॉन्टल पे फर्क आ गया, टी चेंज हो जाएगा। जब टी चेंज हो जाएगा तो फिर आर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने टी की वैल्यू लेकर ही तो आर निकाला था। ठीक है, तो अब कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सॉल्व करते हैं। क्या ये अभी भी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? नहीं है इक्विलिब्रियम में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इट इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग। इट इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग बट इट इज नॉट स्लिपिंग। ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग है, तो इट इज स्टिल इन इक्विलिब्रियम। अभी भी इक्विलिब्रियम में। करो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू 0 और टी निकालो। फॉरवर्ड इज 75 cos 30 माइनस टी cos 60 माइनस कितना? एक माइनस और आएगा, 25 फ्रिक्शनल फोर्स। और यहां से मुझे टी निकाल के बताइए। ये लीजिए और सही निकालिएगा। सर 79.9। ओके लेट्स चेक। 39.9। सेवेंटी 79.9। दैट इज व्हाई आई हैव गिवन यू अ कैलकुलेटर। तो आप कह रहे थे ना कैलकुलेटर से मैं बाद में कर लूंगा, आप देख लीजिए, आप गलत आंसर निकालें। कितना? यस। नाउ दैट आई हैव द वैल्यू ऑफ टी आई विल फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट्स। क्यों वर्टिकल कंपोनेंट निकालना जरूरी है? क्वेश्चन मुझसे किस चीज की वैल्यू मांग रहे हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो वो एफ इक्वल टू म्यू आर से होगा, और जब तक आर नहीं मिलेगा यू कांट फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, वर्टिकल कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं, आर प्लस
ओके, आई ऑलरेडी हैव द इक्वेशन। मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट की इक्वेशन है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बस मुझे टी के अंदर क्या पुट करना होगा, 79.9। सो आई एम री राइटिंग दिस इक्वेशन और मैं टी के अंदर 79.9 पुट कर रहा हूँ। तो ये मैं लिखूंगा 75 साइन 30 प्लस आर प्लस 79.9 साइन 60 माइनस 20 जी इज इक्वल टू 0। बेटा आप लिखेंगे कैलकुलेटर में 75 cos 30 माइनस 25, क्योंकि ये पूरा तो वहां चला जाएगा और t cos 30 हो जाएगा, और फिर cos 30 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, cos 60 सॉरी cos 60 फिर यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सर कैलकुलेटर पर आप 93.3 आ रहा है। ओके। मरियम जहांगीर, यहाँ से आपका आर कितना आया, सॉरी 93.3। मुर्तजा आप कितना बता रहे हैं, सर 93। 93 पॉइंट। क्वेश्चन मुझसे मांग रहे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा F इज इक्वल टू म्यू आर के फॉर्मूले से। अप्लाई कीजिए। F 25 है, क्वेश्चन में बताया हुआ है, म्यू और आर 93.3। 0.268। तो अब आपने ये याद रखना है कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐड होने की वजह से पूरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हो गया, जिसकी वजह से पूरा वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो गया और हमें दोबारा से सॉल्व करना पड़ा। सुभान रहमानी, आर यू डन विद दिस क्वेश्चन? यस सर। तो क्वेश्चन 10 पढ़ के बताइए कौन कौन सी फोर्सेस लगाऊं। एक मिनट। चलिए बेटा, अब बता दीजिए। नहीं, समझ में नहीं आ रहा। समझ में ही नहीं आ रहा, ओके। ऐसा कैसे हो सकता है, समझ में ही नहीं आ रहा। मलिक अशद, बताइए कौन कौन सी फोर्सेस लगाऊं, कुछ ही सर बता 2 मिनट दीजिए। में सवाल पढ़ रहा हूँ। 2 मिनट में पढ़ के बता रहा हूँ, 2 मिनट। सर मैं बता दूं। जी बता दीजिए। सर ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन और नीचे लगेगा मास। नीचे लगेगा और वेट। सॉरी वेट लगेगा नीचे और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? सर अपवर्ड होगा ना। ऐसे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये जो आपने जो बॉक्स लगाया हुआ है ना उसके ऊपर होगा। किससे परपेंडिकुलर होगा? स्लोप से। यूं लगेगा? जी जी सर ऐसे लगेगा। ओके। और कोई फोर्स? सर फ्रिक्शनल फोर्स है ना। फ्रिक्शनल फोर्स है, मुझे नहीं पता। जी। फाइंड द फ्रिक्शनल कॉम्पोनेंट। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगी? ऑपोजिट, बट व्हाट ऑपोजिट डायरेक्शन, मुझे बताइए। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड लगेगी या अपवर्ड लगेगी?
अपवर्ड लगेगी। हाउ डू यू नो? हाउ डू यू नो? योर आंसर इज करेक्ट, बट हाउ डू यू नो कि अपवर्ड लगेगी? आप कह रहे हैं अपवर्ड लगेगी। यस, क्योंकि ये बॉक्स इस प्लेन पर है, तो वेट की वजह से वो नीचे आना चाहेगा, तो फ्रिक्शन उसको रोकेगी। लेकिन इस स्ट्रिंग की वजह से एक फोर्स और होगी जो इसमें आएगी, टेंशन। टेंशन टेंशन का डायरेक्शन हमेशा किसकी तरफ होता है? सोर्स की तरफ, टुवर्ड्स द सोर्स। तो ये टेंशन हो जाएगी। क्या टेंशन इसको ऊपर खींचेगी? नहीं, टेंशन इसको ऊपर नहीं खींचेगी, लेकिन वेट इसको नीचे खींचेगा। लेकिन तो इसकी वजह से फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? ऊपर की तरफ। ये मूव नहीं कर रहा। हो सकता है ये इसलिए मूव नहीं कर रहा क्योंकि फ्रिक्शन इतनी ज्यादा है, वो उसको मूव ही नहीं करने दे रही। या हो सकता है टेंशन की वजह से मूव नहीं कर रहा। ठीक है, अगर टेंशन कम होती तो हो सकता है टेंशन बहुत कम है, अब वो एक्चुअली फ्रिक्शन है जो इसको मूव नहीं करने दे रही। हो सकता है टेंशन की फोर्स बहुत कम है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, इस वजह से मूव नहीं कर रहा। हो सकता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन ऑल इन ऑल फ्रिक्शन अपवर्ड ही लगेगी, फ्रिक्शन डाउनवर्ड नहीं लग सकती। फ्रिक्शन डाउनवर्ड कब लगती? जब कोई चीज इसको ऊपर खींच रही होती। ये टेंशन इसको ऊपर खींच नहीं रही, ये नीचे जाने से रोक रही है, प्रिवेंट कर रही है, ऊपर नहीं खींच रही। ऊपर खींच रही होती तो फिर फ्रिक्शन हो सकता था कि डाउनवर्ड लगती। ठीक है, अब मैं इसके कंपोनेंट्स में अगर इसको ब्रेक कर दूं, टेंशन तो मुझे दी हुई है ना, वैल्यू टेंशन की कितनी दी हुई है? 13 न्यूटन। तो मुझे कंपोनेंट्स ब्रेक करने होंगे, मुझे बता दीजिए पहले वर्टिकल करूं या हॉरिजॉन्टल करूं? वर्टिकल कर लेते हैं। वर्टिकल में अपवर्ड क्या है? और माइनस डाउनवर्ड क्या है? वेट का कंपोनेंट। अब वेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? 8g cos 70। और वेट का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? 8g sin 70। जैसे हॉरिजॉन्टल पे cos लगता है और वर्टिकल पे sin लगता है, वैसे यहाँ ये इसका हॉरिजॉन्टल है और ये इसका वर्टिकल है। तो ये हो जाएगा r माइनस 8g साइन 70। इज इक्वल टू 0। यहां से r निकालिए, फाइंड r, हरी अप। 75.2। 75.2। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स पे आ जाइए, मतलब इंक्लाइन प्लेन के कंपोनेंट्स पे आ जाइए। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ये ब्लॉक रुका हुआ है। तो फॉरवर्ड इज 13 प्लस एफ, बैकवर्ड इज वेट का बैकवर्ड कंपोनेंट, और वेट का कंपोनेंट क्या बनेगा? 8g कॉस 70। इज इक्वल टू 0। यहां से एफ निकालिए। कितना? 8g cos 70 माइनस 13। 14.4। 14.4 भी लिख सकते हैं, 14.36 भी लिख सकते हैं। तो पार्ट वन में हमें निकालना क्या था? क्या क्या फाइंड करना था? फाइंड द फ्रिक्शनल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स, तो वो हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन थोड़ा सा एक्साइटिंग हो जाएगा क्योंकि अब उसने बोला है द स्ट्रिंग इज कट, द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट but is on the point of slipping down the plane. Find the coefficient of friction between the block and the plane.
अगर स्ट्रिंग कट हो गई तो कौन सी फोर्स खत्म हो गई? टेंशन खत्म हो गई। टेंशन। फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी? अपवर्ड रिएक्ट करेगी। वेट कहाँ खींचेगा? डाउनवर्ड खींचेगा। किसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड पे कोई फर्क पड़ेगा? तो अपवर्ड माइनस अभी भी इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? नहीं पड़ेगा ना, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। तो पार्ट बी के लिए आर मेरा कितना होगा? 75.2। आप चाहें तो अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड दोबारा कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके पास सिर्फ ये एक फोर्स है 30 न्यूटन की जो खत्म हो गई है, बाकी सब कुछ सेम है। तो आप मुझे बताइए फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड में मैं क्या लिखूं? एफ एफ माइनस माइनस 8g cos 70 इज इक्वल एट टू जी 0। कॉस 70 इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? एफ की। निकालिए। 27.4। और अब एफ इक्वल टू म्यू आर करके म्यू निकाल लीजिए। थ्री सिग्निफिकेंट में तो बताओ कम से कम। 0.364। कम से कम थ्री सिग्निफिकेंट में आंसर देना होता है। अच्छा, अब अपना होमवर्क मार्क कीजिए। क्वेश्चन 11। ये आसान वाले दे रहा हूं मैं आपको, जो मुश्किल वाले मैं ओमिट करवा रहा हूँ। फिर भी अगर इसमें से कोई नहीं हो चुका तो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये चार क्वेश्चन। ठीक है। कल और परसों मैं आपकी M1 की क्लास नहीं लूंगा। बस आपने ये चार क्वेश्चंस करने, और मैं बस एक रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा, वो रिकॉर्डिंग भी कर लीजिएगा। और मुझे संडे तक ये चार होमवर्क क्वेश्चंस और वो रिकॉर्डिंग का क्लास वर्क और होमवर्क जो भी है उसमें प्रोबेबली सिर्फ क्लास वर्क ही होगा, होमवर्क शायद ना हो। तो वो प्लीज मुझे संडे तक भेज दीजिएगा, वरना अगले हफ्ते से फिर मैं आपको M1 की क्लास लेने नहीं दूंगा। नॉट बाय एनी चांस।